हेलो स्टूडेंट, बहुत डिमांड है सब लोगों का। विनोबा विश्वविद्यालय के स्टूडेंट जो हैं सेमेस्टर 1 के और जो अभी एग्जाम लिख रहे हैं सेमेस्टर 1 के लिए, उनका बहुत डिमांड है कि सर मेजर पेपर को लेकर आइए, क्योंकि अभी हम लोग जो है आईकेएस पेपर का एग्जाम कंप्लीट हुआ और अब मेजर पेपर की बारी है। तो मेजर पेपर में फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं उनका मेजर पेपर है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, और उसका हम लोग लेकर आ रहे हैं पूरा का पूरा। ये चाहे रांची यूनिवर्सिटी हो, चाहे बीबीएम के धनबाद हो, चाहे झारखंड बिहार देश के कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उसके फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखना। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है आपके लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग यूनिट बाई यूनिट कंप्लीट करेंगे, और ध्यान रहे इस पूरे पीडीएफ में कहीं भी आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं मिलेगा, क्योंकि होता क्या है कि जो बच्चे नहीं पढ़े हैं कंटिन्यू, वो न्यूमेरिकल अटेम्प्ट कर भी नहीं पाएंगे, बना भी नहीं पाएंगे। और जो हमारे पेड कोर्सेज में पढ़ रहे हैं वो ऑलरेडी न्यूमेरिकल बना रहे हैं। तो जितने बच्चे हमारे यहाँ कोर्स खरीदे थे, 150-200 बच्चे जितने भी होंगे, सारे बच्चे एप्लीकेशन में जाके न्यूमेरिकल चैप्टर्स को जरूर पढ़ लें। हाँ, ये हम लोग हिंट कर सकते हैं कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए। तो न्यूमेरिकल के लिए 5-6 चैप्टर है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले अगर हम बात करें, रॉयल्टी से आप न्यूमेरिकल आपको पूछ सकता है। दूसरा, हायर परचेस सिस्टम और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम से पूछ सकता है, ठीक है। तीसरा, फाइनल अकाउंट से पूछ सकता है। कंसाइनमेंट से पूछ सकता है, ठीक है। ये कुछ चैप्टर्स है जहां से क्वेश्चन पूछने का ज्यादा चांस है। ये सबसे न्यूमेरिकल पूछेगा ही पूछेगा, तो सारे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। सारे चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जो पेड कोर्सेज में जुड़े हैं। बाकी अब ये थ्योरी कहाँ से पूछेगा उसका गारंटी एकदम 100% एक थ्योरी यहीं से पूछेगा जो हम आपको पढ़ा रहे हैं। इससे बाहर थ्योरी पूछने का कोई चांस ही नहीं। जो भी थ्योरी पूछेगा यहीं से पूछेगा, क्योंकि जितना हो सकता था इसमें मैक्सिमम थ्योरी वो हम लोग निचोड़ करके लाए हैं और सबका क्वेश्चन आंसर करके लाए हैं। तो फटाफट हम लोग खत्म करते हैं यूनिट 1। और 4-5 यूनिट है तो 5 लेक्चर जाएगा इसमें, ठीक है। कोशिश करें कि 5 लेक्चर लेकर जाएं, प्रयास करते हैं कि 5 हम लोग रिकॉर्ड करके आपको दे दें। तो चलिए, सबसे फर्स्ट लेक्चर 1 में हम बात कर रहे हैं। ये लेक्चर 1 है और लेक्चर 1 में आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? तो सब जानते हैं, लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें व्यवसाय के सभी वित्तीय लेन देनों का रिकॉर्ड, वर्गीकरण, सारांश, विश्लेषण किया जाता है। यह व्यवसाय की वित्तीय स्थिति और प्रदर्शन को समझने में मदद करता है। यानी अकाउंटिंग के अंदर हम क्या करते हैं? सबसे पहले रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन करते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन, रिकॉर्डिंग को आप जर्नल बोलते हैं, क्लासिफिकेशन को लेजर बोलते हैं, समराइजिंग करते हैं उसको हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, इंटरप्रेटिंग करते हैं मतलब उसका डिटेल स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, फिर हम लोग एनालिसिस करते हैं जिसके अंदर आप पढ़ते थे रेशियो एनालिसिस, कैश फ्लो एनालिसिस, फंड फ्लो एनालिसिस। ये हम एनालिसिस करते हैं ताकि हम डिसीजन मेकिंग आसानी से ले सके। वही बात यहाँ लिखा है कि क्या क्या हम लोग करते हैं। दूसरा है, हु आर द यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। आप जो अकाउंटिंग करते हैं, लेखांकन करते हैं, हिसाब किताब लिखते हैं, उसको कौन कौन यूज करते हैं? तो 2 तरह के यूजर होते हैं अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। एक होता है इंटरनल यूजर, जो बिजनेस के अंदर होते हैं फिर भी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे इसमें 3 ही लोग होंगे, मैनेजमेंट होगा, एम्प्लॉय होगा और ऑनर होगा। मैनेजमेंट होगा, एम्प्लॉय होगा और ऑनर होगा। एक्सटर्नल यूजर वे लोग होते हैं जो कंपनी से बाहर हैं, जिनका कंपनी से डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं, फिर भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। जैसे क्रेडिटर है, बैंक है, सप्लायर है, ये इन्वेस्टर है, ये सब हमारे आउटसाइड वाले लोग हैं, बाहर वाले लोग हैं, फिर भी बिजनेस के बारे में जानना चाहते हैं, तो इसको एक्सटर्नल यूजर बोलते हैं। और जो बिजनेस के अंदर ही होता है, ऑनर, एम्प्लॉय और मैनेजमेंट, उसको हम इंटरनल यूजर बोलते हैं। व्हाट इज कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अकाउंटिंग का एक ऐसा टेक्निक है जहां किसी लेन देन को हम तभी लिखते हैं जब मेरे पास पैसा आता है। ध्यान रखिएगा, पैसा आएगा तो लिखेंगे, जाएगा तो लिखेंगे। इसमें उधार लेन देन का नहीं लिखा है, इसमें क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। कैश बेसिस अकाउंटिंग जहां भी होता है वहां पे क्रेडिट ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, केवल कैश ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है। पैसा आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, याद रखिएगा। यानी कैश ट्रांजेक्शन को जहां पे रिकॉर्ड किया जाता है उस अकाउंटिंग के बेस को बोलते हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे उधार नहीं लिखा जाता है, ठीक है। देखिए लिखा है, उधार लेन देन को नज़रअंदाज किया जाता है, ठीक है। ये बहुत सिंपल है कि पैसा आएगा तो लिखेंगे, जाएगा तो लिखेंगे। एक्यूरल बेसिस क्या है? ये सही बेस है। कैश बेसिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में यूज होता है, और कुछ एनजीओ जो बोलते हैं या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं वहाँ पे लगता है। बाकी मैक्सिमम जगह पे एक्यूरल बेस लगता है, जहाँ पे नगद लेन देन को भी लिखा जाता है, यानी यहाँ कैश प्लस क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है। जहाँ पे नगद और उधार दोनों लेन देन को लिखा जाता है उसको बोलते हैं एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। और कोर्ट इसी बेस को सही मानता है कि भाई लेन देन को नगद भी लिखना चाहिए और उधार भी। तो जहाँ पे कैश और क्रेडिट दोनों ट्रांजेक्शन को लिखा जाता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरल बेस ऑफ अकाउंटिंग। लेखांकन का उपार्जन आधार,
ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, तो भारत में सारी कंपनियां एक जैसा अकाउंटिंग करे, इसके लिए ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी ऑफ इंडिया ने कुछ सिस्टम स्टैंडर्ड्स तय किए हैं कि सारे कंपनियों को, सारे बिजनेस को एक जैसा अकाउंटिंग करना होगा। तो उसके लिए ICAI ने, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने एक कुछ मानक तय किए, स्टैंडर्ड्स तय किए, उसी को हम बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। टोटल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 32 हैं। कितने हैं? 32 हैं, जिसमें से अभी 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को रिमूव कर दिया गया, तो अभी बच रहे हैं 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो अकाउंटेंट को गाइड करते हैं कि कैसे अकाउंटिंग करना है। IFRS क्या है? अब ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो इंडिया में काम कर रहा था, इंडिया के पूरे देश में एक सिस्टम रहे, इस पूरे इंडिया के अंदर एक ही सिस्टम रहे सारी कंपनियों को लिखने का, उसके लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया। अब सवाल है, हर देश का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलग अलग है। तो मान लीजिए कोई कंपनी जिसका ब्रांच इंडिया में भी है, UK में भी है, USA में भी है, फ्रांस में भी है, ब्राज़ील में भी है, तो सबका अपना सिस्टम है लिखने का। तो वो कंपनी कैसे मैनेज करेगी सबको? पता चला यहाँ डेप्रिसिएशन SLM से लगता है, कहीं DBM से लगता है, कहीं खाता 31 मार्च को बंद होता है, कहीं 31 दिसंबर को बंद होता है, तो वो कंपनी तो पागल हो जाएगी ना सब देश के नियम के इधर से। तो पूरे दुनिया का एक नियम हो, इसके लिए बनाया गया IFRS, इंटरनेशनल फाइनेंसिंग रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। पूरी दुनिया का अकाउंटिंग का एक नियम हो, उसके लिए बनाया गया इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। याद रखिएगा, IFRS जो ये बताता है कि सारे देशों का एक रूल्स रेगुलेशन हो, पूरी दुनिया में एक रूल्स रेगुलेशन हो। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस किसी भी बिजनेस में बनाना कंपलसरी नहीं है। ट्रायल बैलेंस हम बनाते हैं अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए, गणितीय शुद्धता की जांच के लिए। हम इसलिए बनाते हैं ताकि ये पता चल सके कि जो हमने जर्नल बनाया, लेजर बनाया, उसमें रुपये पैसे की कहीं कोई गलती तो नहीं है। तो रुपये पैसे की गलती को, जिसको हम बोलते हैं न्यूमेरिकल एक्यूरेसी या अर्थमेटिक एक्यूरेसी, गणितीय शुद्धता की जानकारी के लिए हम लोग बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, जिसका दोनों साइड बराबर होना जरूरी है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। व्हाट इज बिजनेस ट्रांजेक्शन? बिजनेस ट्रांजेक्शन क्या है? तो भाई बिजनेस ट्रांजेक्शन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे लेन देन होता है, जहाँ पे पैसे का लेन देन होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी है जहाँ पे खरीदा बेचा जाता है और जो आपके फाइनेंशियल पोजीशन को चेंज कर सकता है। जैसे हमने बिल्डिंग खरीदा, तो बिल्डिंग खरीदा क्या हुआ? मेरा फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुआ, एसेट हमारा बिल्डिंग बढ़ा और कैश घट गया, तो चेंज हुआ ना। तो जो लेन देन, जिस लेन देन से आपके फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है, उसी को हम लोग बोलते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन। जैसे किसी का गुड्स खरीदना, किसी को पेमेंट करना, किसी से एसेट खरीदना। व्हाट आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स? जब हमारे यहाँ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बने हुए थे, ICAI जब हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ था, तो हमारे बिजनेस के जो पूर्वज थे उन्होंने अकाउंटिंग करने के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए थे, जिन्हें अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहा जाता है। जैसे साल में एक बार खाता बंद करना है, प्रॉफिट लॉस निकालना है, तो कुछ नियम वो लोग बनाए हुए थे बिजनेस चलाने के, और उस नियम को हम बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो आप एक बिजनेसमैन को हेल्प करता है अपने बिजनेस को सेटअप करने में, चलाने में, उसी को बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल मैन मेड है, सरकार नहीं बनाती है, लोग बनाए हैं, अपने जरूरत के हिसाब से लोग बनाते चले गए। व्हाट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग? ये तो सब जानते हैं। देखिए, अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेज है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एक ऐसा ब्रांच है। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होता है? जहाँ सामान प्रोडक्शन होता है ना, जहाँ पे सामान का प्रोडक्शन होता है, उस जगह पे इस्तेमाल होता है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल होता है जहाँ पे सामान बनाया जाता है, यानी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ज्ञात करने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालने के लिए हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग के बाद होता है। इसमें वैसे एक्टिविटी को जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, जो ट्रेडिंग से रिलेटेड है, यानी एक जगह सामान बन गया, वहाँ से खरीद के बेच देना है, उससे रिलेटेड जहाँ पे भी है वो यूज करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और मैक्सिमम जो बिजनेसमैन को आप जानते हैं वो अपने यहाँ फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही यूज करता है। इसमें सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। कॉस्ट अकाउंटिंग फैक्ट्री में यूज होगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस को मैनेज करने में यूज होता है, लेकिन आप जितने बिजनेसमैन को जानते हो सबका सब यूज करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है, तो देख लीजिए। लेखांकन को सूचना प्रणाली के रूप में समझाइए तथा इसके उपयोगकर्ताओं और उनकी आवश्यकताओं पर चर्चा कीजिए। अभी हम बता चुके उपयोगकर्ता कौन कौन है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करें, लेखांकन एक सूचना प्रणाली, अकाउंटिंग एक इंफॉर्मेशन सिस्टम है। तो पढ़िए, यह एक ऐसी प्रणाली है जो वित्तीय लेन देन की पहचान करती है, जितने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन उसको पहचानता है, उन्हें रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, उसका समराइज करते हैं। यह तो अभी बता चुके हैं। हम अकाउंटिंग के अंदर क्या करते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर हम सबसे पहले क्लासीफाई, रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, समराइजिंग करते हैं,
एनालाइजिंग करते हैं, इंटरप्रिटेशन करते हैं एंड कम्युनिकेशन करते हैं। इतना सारा काम हम लोग करते हैं एक वित्तीय लेन देन का। लेखांकन प्रणाली की प्रक्रिया क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इनपुट करेंगे डेटा को, सब डेटा को इनपुट करेंगे, प्रोसेस होगा और आउटपुट निकलेगा, ही तो होता है। इनपुट मतलब है जर्नल बनाएंगे, लेजर बनाएंगे, सब हम पहले डाल रहे हैं सारा कुछ, उसके बाद प्रोसेसिंग किया जाता है। तो जर्नल बनाने से लेके फाइनल अकाउंट बनाने तक सब प्रोसेस है, और फिर हम लोग आउटपुट निकाल के देते हैं। और जो आउटपुट होता है उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट एनालाइज करता है, विश्लेषण करता है, और जब उसको विश्लेषण करने के बाद कोई कंक्लूजन पे पहुंच जाता है तो वो कम्युनिकेट करता है लोगों के साथ कि इस कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इतना, इस कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी इतना, इस कंपनी के पास इतना एसेट है, इतना लायबिलिटी है, सब कुछ बता देता है। कौन कौन यूजर है? तभी आपको बताए थे, इंटरनल यूजर होते हैं, एक्सटर्नल यूजर होते हैं। कंपनी के अंदर वाले लोग भी कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं। इंटरनल यूजर में सबसे पहला आता है मैनेजमेंट, ऑनर एंड एम्प्लॉई। और एक्सटर्नल यूजर में कौन कौन आता है? इन्वेस्टर आता है, क्रेडिटर आता है, गवर्नमेंट आती है, बैंक आता है, टैक्स अथॉरिटी आता है, कस्टमर आता है, पब्लिक आता है, रिसर्चर आता है। ये सब हमारा बाहर वाले लोग हैं, फिर भी कंपनी के बारे में जानना चाहता है, कंपनी के इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग एज इंफॉर्मेशन सिस्टम क्यों जरूरी है? क्यों हम अपने इन जानकारी को जनता को देंगे? तो ध्यान रखिएगा, अगर आप अपने यहाँ सही अकाउंटिंग नहीं रखेंगे तो आप डिसीजन लेने में फेल हो जाएंगे। तो निर्णय लेने में सहायता करता है। तो पहला हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग, दूसरा इंश्योर इफिशिएंट प्लानिंग एंड कंट्रोल, सही प्लान और सही कंट्रोलिंग करने में मदद करता है। बोलता है प्रोवाइड एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन, सटीक और विश्वसनीय जानकारी प्रदान करता है। निष्पादन मूल्यांकन में सहायता करता है। अगला है व्यवसाय और उपयोगकर्ताओं के बीच संचार में सुधार करता है। कानूनी और कर अनुपालन में सहायता करता है। लाभ क्या है इसका? तो पहला है लाभ, ये सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज डेटा है, व्यवस्थित और सुसंगठित डेटा है। वित्तीय परिणामों की आसान तुलना कर सकते हैं। बेहतर प्रबंधन नियंत्रण होता है और भविष्य के प्रदर्शन का पूर्वानुमान लगाने में सहायक होता है। सीमाएं क्या है? केवल मौद्रिक लेन देन पर आधारित होती है। इस मतलब केवल वैसे ही लेन देन को लिखा जाता है जिसको हम मनी के रूप में मेजर कर सकते हैं। इसमें व्यक्तिगत निर्णय शामिल हो सकते हैं और प्रकृति में ऐतिहासिक होता है। मतलब जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हिस्टोरिकल डेटा का करते हैं, फ्यूचर वाले डेटा का नहीं। जो भी इतिहास का मतलब जो बीत चुका है समय, उसका हम लेखांकन करते हैं। अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द क्वालिटेटिव फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। एक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के, एक लेखांकन सूचना के गुणात्मक विशेषताओं का वर्णन करें। तो याद रखिएगा कुछ गुणात्मक विशेषता है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि गुणात्मक विशेषता का वर्गीकरण। तो इन्हें दो भागों में बांटा गया, फंडामेंटल कैरेक्टर एंड दूसरा सपोर्टिंग कैरेक्टर। तो फंडामेंटल कैरेक्टर में क्या क्या आएगा? तो पहला बोलता है कि अच्छा लेखांकन वो होता है जो रिलीवेंस होना चाहिए। रिलीवेंस मतलब आज के हिसाब से सही होना चाहिए। एक अच्छा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वही होता है जो रिलीवेंस होता है, आज के हिसाब से प्रासंगिक होता है, जिसका उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है। दूसरा, एक अच्छा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ऐसा होना चाहिए जो विश्वसनीय प्रस्तुति रखे, यानी फेथफुल प्रेजेंटेशन रखे, जिसको आप कोई भी व्यक्ति विश्वास कर सके। अब कोई कंपनी अपना अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर रहा है और सामने वाला बोल रहा है ये फेक है, तो फेक वाला नहीं होना चाहिए। ऐसा रखिए जिस पर लोग विश्वास कर सके, यानी फेथ होना चाहिए। कंप्लीट होना चाहिए आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। कंप्लीट मतलब कोई भी आधा अधूरा नहीं, जो जानकारी दीजिए कॉन्क्रीट और कंप्लीट जानकारी दीजिए। सपोर्टिंग फीचर्स भी है, जैसे कंपेरेबिलिटी। आप अपना अकाउंटिंग इतना अच्छा रखिए कि दूसरे से कंपेयर करना आसान हो, तुलना करना आसान हो। या तो दो कंपनी को अलग अलग तुलना करे या एक ही कंपनी के 2 साल के डेटा का तुलना करे, तो कंपेयर करना आसान हो, ऐसा अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रखना चाहिए। कंसिस्टेंसी होनी चाहिए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में। आप जिस सिस्टम को एक बार फॉलो कर लिए, उसी सिस्टम को हर साल फॉलो कीजिए, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। जैसे आपने अगर एक बार डेप्रिसिएशन का डीबीएम मेथड लगा लिया, तो हर साल डीबीएम लगाइए। अगर एक बार 31 मार्च को खाता बंद कर दिए तो हर साल खाता बंद करना 31 मार्च को। गुडविल निकालने के अगर सुपर प्रॉफिट मेथड को यूज करें तो हर साल वही यूज कीजिए, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तब माना जाएगा कि आपका अकाउंटिंग जो है वो सही इन्फॉर्मेशन दे रहा है। आगे वेरीफिलेबिलिटी का मतलब तो वेरीफाई होने लायक है, सत्यापन योग्यता। इसको बोल सकते हैं कि वेरिफिकेशन आप कर सकते हो आसानी से। वेरिफिकेशन आसानी से हो सकता है, ऐसा होना चाहिए जिसको वेरीफाई किया जा सकता है, चेक किया जा सकता है, सत्यापित किया जा सकता है। और ऐसा होना चाहिए जहाँ पे टाइम लाइननेस है, समयबद्धता, मतलब एक समय विशेष के लिए हमको अकाउंटिंग करना है, एक तारीख से लेके भैया इतने दिन तक का। हमको 1 साल का अकाउंटिंग करना होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। और अंडरस्टैबिलिटी, ऐसा अकाउंटिंग होना चाहिए जिसको आसानी से, इतना आसान अकाउंटिंग कीजिए, इतना आसान भाषा में अपना रिपोर्ट प्रेजेंट कीजिए कि कोई भी व्यक्ति उसको आसानी से समझ सके, उसको बोलते हैं अंडरस्टैबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है लेखांकन के कार्य, लाभ और सीमाओं को समझाइए।
चलिए लेखांकन का क्या कार्य है यहाँ पे समझाते हैं। लेखांकन का सबसे पहला कार्य है लेन देनों को रिकॉर्ड करना। दूसरा काम है क्लासी, रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जर्नल बनाते हैं। दूसरा हम लोग लेजर बनाते हैं क्लासीफाई करने के लिए। तीसरा समराइजिंग करना, जिसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस बनाना। फिर समराइजिंग के अंदर ट्रेडिंग बनाते हैं, पीएल बनाते हैं, बैलेंस शीट। उसके बाद इंटरप्रिटेशन करते हैं, उसको डिटेल स्टडी करते हैं, फिर कम्युनिकेशन करते हैं। इतना हमारा अकाउंटिंग का काम है। सबसे पहले रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग और कम्युनिकेशन, ये 5 काम आपको याद रखना है। यही डेफिनेशन में भी 5 काम दिया गया है। एडवांटेज क्या अकाउंटिंग का, क्यों अकाउंटिंग करते हैं, तो अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि हेल्प हो सके डिसीजन मेकिंग में, निर्णय लेने में सहायक हो सके। अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, हम चाहते हैं बिजनेस के लेन देन का सिस्टमैटिक रिकॉर्ड हो, इसलिए अकाउंटिंग करते हैं। अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि डिटरमाइन कर सके प्रॉफिट और लॉस, लाभ और हानि की जानकारी प्राप्त कर सके। अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चल सके, वित्तीय स्थिति पता चल सके। अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि लीगल एविडेंस पता चल सके, कानूनी साक्ष्य पता चल सके। अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि टैक्सेशन में हेल्प हो सके, कराधान में मदद हो सके। अकाउंटिंग इसलिए करते हैं ताकि प्रिवेंट कर सके फ्रॉड्स एंड एरर्स, धोखाधड़ी को पकड़ सके, जांच सके, इसके लिए अकाउंटिंग करते हैं। लिमिटेशन क्या है अकाउंटिंग का, तो भैया कुछ कमियां भी है अकाउंटिंग के अंदर। सबसे पहले बोलता है अकाउंटिंग केवल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, मौद्रिक लेन देन को रिकॉर्ड करता है। जहां पैसा नहीं होता है वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड नहीं करता, ये पहला कमजोरी है अकाउंटिंग का। दूसरा, अकाउंटिंग बेस्ड होता है हिस्टोरिकल डेटा पर, आगे के लिए अकाउंटिंग नहीं होता, बेस पीछे के डेटा पर अकाउंटिंग होता है। अकाउंटिंग डिपेंड करता है हिस्टोरिकल डेटा पर। आगे है पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, हेरा फेरी की संभावना हो सकती है, हो सकता है डेटा को कोई मैनिपुलेट कर सकता है। इग्नोर प्राइस लेवल चेंज, जो मार्केट में प्राइस लेवल चेंज, जिसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन, महंगाई आ रही है, उसको अकाउंटिंग इग्नोर करता है, ये भी एक कमी है। रिक्वायर्स एक्सपर्ट नॉलेज, अकाउंटिंग करने के लिए विशेषज्ञ ज्ञान की आवश्यकता होती है। अगर कोई व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं है तो वो सही अकाउंटिंग नहीं कर पाएगा, वो सही अकाउंटिंग नहीं कर पाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस डिफरेंट ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। आपको बताए थे अकाउंटिंग के 3 मेजर ब्रांच है। कितने मेजर ब्रांच है, ब्रांच का मतलब टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की कितनी दुनिया है। तो सबसे पहला मेजर ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सबसे पहला मेजर ब्रांच है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। बोलता है वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड और रिपोर्ट तैयार करता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इसमें क्या बनाते हैं, इसमें बनाते हैं ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है। दूसरा अकाउंटिंग का ब्रांच है कोस्ट। अच्छा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, सीए की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एक्सपर्ट बन जाएंगे। दूसरा, कोस्ट अकाउंटिंग के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो सीएमए की डिग्री कंप्लीट करनी पड़ेगी। कोस्ट अकाउंटिंग का मतलब है किसी वस्तु के लागत को कैसे निकालते हैं, कैसे, अगर कोई कार मैन्युफैक्चर हो रहा है तो कार का लागत कैसे निकलेगा, कितना खर्च पड़ रहा है। और तीसरा अकाउंटिंग का टेक्निक है जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अगर इसके एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको एमबीए करना पड़ेगा। ये 3 अकाउंटिंग के ब्रांचेज हमने आपको बता दिए। पहला फाइनेंशियल अकाउंटिंग सीए करना पड़ेगा, कोस्ट अकाउंटिंग सीएमए करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग एमबीए करना पड़ेगा। टैक्स अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर ही आता है, अलग से कोई पार्ट नहीं होता है, 3 ही होता है, ठीक है। ऑडिटिंग भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर आता है, ठीक है, ये भी सीए ही करेगा, ये भी सीए ही करेगा। और गवर्नमेंट अकाउंटिंग एक टेक्निक है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं करता है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग करने के लिए CAG आता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ये हम लोगों का गवर्नमेंट अकाउंटिंग करता है। गवर्नमेंट अकाउंटिंग मतलब सरकार का लेखांकन। अब लिखा है इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के ब्रांच का क्या महत्व है, तो बोलता है विभिन्न उपयोगकर्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करता है। मतलब अलग अलग तरीके के लोग हैं, कोई मैनेजमेंट अकाउंटिंग करना चाहता है तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट को पकड़ेगा, कोई कोस्ट करना चाहता है तो कोस्ट को पकड़ेगा। आगे लिखा है दक्षता और विशेषज्ञता में सुधार होता है, सबका अपना अपना ताकत है। बेहतर कंट्रोल करने और निर्णय लेने में सहायक होता है ये सब, अगर आप अपने क्षमता के हिसाब से। और वित्तीय संसाधनों के उचित प्रबंधन को सुनिश्चित करता है। अगला है कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस में अंतर बताइए। अभी आपको बता चुके हैं कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में हम किसी लेन देन को तभी लिखेंगे जब पैसा मेरे पास आएगा या पैसा जाएगा। पैसा आएगा तो ऐड करेंगे, जाएगा तो लेस करेंगे। यानी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में लेन देन को तभी लिखा जाता है जब हमारे यहाँ तो अंतर दिया हुआ देख लीजिए, बोलता है इसमें नगद प्राप्ति या भुगतान पर रिकॉर्ड किया जाता है। यानी कैश बेसिस में तभी लिखेंगे जब या तो पैसा आएगा या जाएगा। इसमें बोलता है ऐसा नहीं है, नगद हो या उधार हो लिखेंगे ही लिखेंगे। तो बोलिए आय अर्जित होने या व्यय होने पर रिकॉर्ड किया जाता है, चाहे पैसा मिले चाहे नहीं मिले। उधार लेन देन को तो भैया कैश बेसिस में उधार लेन देन को रिकॉर्ड नहीं किया जाता है, लेकिन एक्रूअल बेसिस में उधार लेन देन को रिकॉर्ड किया जाता है।
आय की पहचान, बोलता है ये जब पैसा आएगा ना तभी हम पहचानेंगे, और ये बोलता है ऐसा नहीं है, आय जब अर्जित हो जाए, हम आपको पढ़ा दिए, पैसा कमा लिए, लेकिन आप हमको नहीं दिए तो भी इसमें रिकॉर्ड करेंगे। व्यय की पहचान फिर भाई जब पेमेंट करेंगे तब रिकॉर्ड करेंगे, अरे बोलता नहीं नहीं, जैसे ड्यू हो गया आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। एक्यूरेसी, जो कैश बेसिस हो सही एक्यूरेट नहीं होता, सही जानकारी नहीं देगा, आधा लिखे आधा नहीं लिखे, ये सही इन्फॉर्मेशन देता है। कॉम्प्लेक्सिटी, ये सिंपल मेथड है, कोई किसी को समझ में आएगा, पैसा आएगा तो लिखेंगे, जाएगा तो नहीं, जाएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे, आसान मेथड है, इसलिए किसी को समझ में आ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स मेथड है। लेकिन कोर्ट सही किसको मानता है, आगे लिखा होगा। सुटेबिलिटी, ये छोटे बिजनेस के लिए सुटेबिलिटी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, लेकिन बड़े बिजनेस के लिए एक्यूरल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग है। फाइनेंशियल पोजीशन, इसमें आपको फाइनेंशियल पोजीशन कैश बेसिस में नहीं पता चलेगा, लेकिन एक्यूरल बेसिस में पता चलेगा। अच्छा, कोर्ट सही किसको मानता है, एक्यूरल बेसिस को, इसको सही नहीं मानता है। कोई दिक्कत है? अब एडवांटेज दिया, एडवांटेज तो हम लोग को पूछ नहीं रहा था, एक्यूरल बेसिस और कैश बेसिस का दे दिया, तो चलिए पढ़ लेते। कैश बेसिस क्या है, सिंपल और इजी टू मेंटेन, आसानी से आप उसको मेंटेन कर सकते हैं। नो नीड फॉर एडजस्टमेंट, कैश बेसिस में कोई एडजस्टमेंट का जरूरत नहीं पड़ता। क्लियर कैश पोजीशन, सीधा पता चल जाता है पैसा कितना इन हो रहा है, कितना आउट हो रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है इसमें। सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस, छोटे बिजनेस के लिए सुटेबल है, और लेस चांस ऑफ एरर, गलती होने का कोई चांस ही नहीं का। एडवांटेज ऑफ एक्यूरल बेसिस, तो एक्यूरल बेसिस में प्रॉफिट लॉस सही पता चलेगा आपको। बेटर फाइनेंशियल पोजीशन की जानकारी होगी, ठीक है। क्रेडिट ट्रांजेक्शन भी इसमें लिखा जाएगा। डिसीजन मेकिंग बेटर होगा। वाइडर एक्सेप्टेड मेथड, ऐसा मेथड जिसको सब लोग एक्सेप्ट करता है, और मैचिंग कंसेप्ट ये फॉलो करेगा, दोनों साइड मिलेगा, डेबिट और क्रेडिट इसका हमेशा मैच रहेगा। अगला, लेखांकन सिद्धांत, अवधारणाएं और परंपराएं विस्तार से समझाइए। जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं उसको समझाना है। तो बोलता है ये वे नियम है या दिशा निर्देश है जिसका पालन लेखांकन करते समय एक लेखापाल द्वारा किया जाता है। एक अकाउंटेंट जिस रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेगा अकाउंटिंग करते समय, उसी को हम लोग बोलते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब भारत में अकाउंटिंग प्रिंसिपल के अंदर आता है गैप, GAAP और IFRS। गैप क्या है, इसका फुल फॉर्म है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो हम अभी आपको पीछे बताए थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स जो बनाए गए थे हमारे बिजनेस के पूर्वजों द्वारा, वो सारे प्रिंसिपल्स में से जो बढ़िया बढ़िया प्रिंसिपल है जिसको आज हर बिजनेसमैन मानने के लिए तैयार है, उसको उठा के एक जगह पे सरकार लिख दी और उसी का नाम रख दी गैप। फुल फॉर्म देखिए, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, ऐसे प्रिंसिपल जिसे हर बिजनेसमैन एक्सेप्ट करता है, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप कहलाया। और IFRS तो समझ गए थे, पूरे वर्ल्ड में पूरी दुनिया में एक अकाउंटिंग सिस्टम हो, इसके लिए क्या बनाया गया, IFRS बनाया गया। इसका महत्व क्या है, तो भाई इंश्योर करता है एक समानता, उसकी जितने बिजनेस देश में सब एक जैसा लिखे। जब एक जैसा लिखेगा तो विश्वास भी होगा और खाता सही तरीके से बन भी पाएगा। सब अलग अलग लिखेगा तो पता ही नहीं चलेगा। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या है, तो बोलता है लेखांकन और धारणाएं वे मूलभूत मान्यताएं हैं जो पुराने जमाने में मान्यता था ना, अभी भी मान्यता हमारे यहाँ कुछ है। सुबह सुबह अगरबत्ती दिखाएंगे, बोलता है सुबह उधार नहीं बेचेंगे, सुबह ना भाई, बोहनी के टाइम है उधार नहीं बेचेंगे, क्या है, मान्यता है। उसी तरह से बिजनेसमैन जब बिजनेस स्टार्ट किया तो बहुत सारी मान्यताएं थी, और वही मान्यता को हम बोलते हैं कंसेप्ट। क्या बोलते हैं, कंसेप्ट। कुछ कुछ अवधारणाएं जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, ये मान्यता थी पुराने जमाने में, आज भी है कि बिजनेस अलग है और मालिक अलग है। मनी मेजरमेंट कंसेप्ट, आज भी मान्यता है कि हम बिजनेस में उसी लेन देन को लिखेंगे जिसको हम मुद्रा के रूप में माप सकते हैं। गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, ये मान्यता थी पहले कि एक बिजनेसमैन अगर बिजनेस स्टार्ट करता है तो लंबे समय तक उसका बिजनेस चलेगा, इस मान्यता को बोलते हैं गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट भी एक मान्यता थी कि हम जब भी हिसाब किताब लिखेंगे तो साल में एक बार प्रॉफिट लॉस जरूर कैलकुलेट करेंगे। वो पीरियड होता था पहले जनवरी से दिसंबर, लेकिन अब हो रहा है 1 अप्रैल से 31 मार्च। कोस्ट कंसेप्ट, कोस्ट कंसेप्ट ये कहता है कि जब भी हम किसी चीज़ को दिखाएंगे, किसी संपत्ति को दिखाएंगे तो लागत पर दिखाएंगे। जैसे हमने ज़मीन खरीदा 4 लाख में, आज उसकी कीमत 4 करोड़ है, लेकिन हम अपने बैलेंस शीट में 4 लाख दिखाएंगे क्योंकि मेरा कोस्ट तो 4 लाख है। ये बताता है कोस्ट कंसेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट बताता है किसी भी लेन देन के 2 एस्पेक्ट होते हैं, एक को डेबिट करेंगे और एक को क्रेडिट करेंगे, 2 याद रखना। डबल एंट्री सिस्टम इसी से ना आया है। मैचिंग कंसेप्ट ये बताता है कि किसी भी लेन देन के दोनों पक्ष को, डेबिट और क्रेडिट को आपस में मैच करना होगा। इनकम इक्वल टू एक्सपेंडिचर वाला सिस्टम है, मैच करना ही होगा। रियलाइजेशन कंसेप्ट बताता है कि आप किसी संपत्ति मतलब किसी इनकम को तब मानोगे जब वो आपके हाथ में आ जाएगा। जब तक आपको नगद प्राप्त, जैसे हम आपको पढ़ा दिए और आपसे हमको फी नहीं मिला तो हम आपका फी थोड़ी अपना फी मानेंगे, तब तक नहीं मानेंगे जब तक हाथ में पैसा ना आ जाए। जिस दिन मेरे हाथ में पैसा आ गया उस दिन हम मानेंगे कि ये पैसा हमारा है, उसी को बोलते हैं कंसेप्ट। अब कॉन्वेंशन क्या है, कुछ रूल्स था
कुछ कस्टम्स थे जो पुराने जमाने से चलते आ रहे थे, परिपाटी इसको हम लोग बोलते हैं, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशन। कुछ कुछ कन्वेंशन था, अभी देख चुके थे। पहला कंसिस्टेंसी का कन्वेंशन। कंसिस्टेंसी कहता है कि एक बार जो आपने सिस्टम लगा दिया, डेप्रिसिएशन का जो सिस्टम आप लगा दिए, मान लो एसएलएम, तो हर साल एसएलएम लगाओ। गुडविल निकालने के लिए आप सुपर प्रॉफिट, तो हर साल सुपर प्रॉफिट लगाओ। एक ही मेथड को हर साल लिखना है, उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी कंसेप्ट या कॉन्वेंशन। दूसरा है कॉन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि एक बिजनेसमैन को अपने सारे लेन देन को बहुत अच्छे तरीके से दिखाना चाहिए, कुछ भी छिपाना नहीं चाहिए। वैसे छिपाता सब है। कंजर्वेटिज्म रूढ़िवादिता का परिपाटी बताता था। कॉन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म बोलता था कि पुराने जमाने में जो सिस्टम बनाए गए हैं वही सिस्टम आपको आज भी लेके चलना है, ये बताया कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेरियलिटी बोलता है कि केवल महत्वपूर्ण जानकारियों को ही दर्ज करे और प्रकट करे, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसी को रिकॉर्ड करिए। ये हमारे यहाँ कुछ प्रिंसिपल्स और कॉन्वेंशन और कॉन्सेप्ट बनाए गए। एक क्वेश्चन है, लेखांकन मानक क्या है, इसके लाभ तथा निर्माण प्रक्रिया को समझाइए। अभी आपको बता चुके हैं लेखांकन मानक क्या है। लेखांकन मानक क्या है, पढ़िए यहाँ पे। लेखांकन मानक वे लिखित नीतियां हैं जिन्हें मान्यता प्राप्त संस्थाओं द्वारा, मान्यता प्राप्त संस्था कौन है, ICAI द्वारा लेखांकन पद्धतियों और वित्तीय रिपोर्टिंग को मानकीकृत करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। टोटल 29 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। इसके फायदे क्या हैं, तो बताइए। अगर पूरे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होगा तो पूरे देश में सबसे पहला फायदा होगा कि पूरे देश का सारा बिजनेस एक जैसा हिसाब लिखेगा, तो यूनिफॉर्मिटी होगा, एक रूपता होगी, सब एक जैसा लिखेगा। और अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं रहता, सब अलग अलग लिखता है। तुलनीयता, दूसरे से आप तुलना कर सकते हैं, सेम लिखेंगे तब ना तुलना कर सकते हैं। रिलायबिलिटी, विश्वास कर सकते हैं कि नहीं सही है जो भी है, सब सिस्टम से लिखा गया है। ट्रांसपेरेंसी, कोई भी देख कर सकता है, कभी भी चेक कर सकता है। डिसीजन मेकिंग में हेल्प हो सकता है, कोई भी निर्णय आसानी से ले सकता है। और सोचिए हर कंपनी अलग अलग सिस्टम से लिखेगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे आप। रिड्यूस फ्रॉड एंड मैनिपुलेशन, फ्रॉड को कम कर सकते हैं, धोखाधड़ी को कम कर सकते हैं। और लीगल रिकॉग्निशन, कानून उसको मान्यता देते कि नहीं नहीं सही सिस्टम से लिखा है तो उसको मान्यता देते। प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनता कैसे है भाई, कैसे देश में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बन जाता है। सबसे पहला काम किया जाता है, जरूरत को पहचाना जाता है कि ऐसा एक सिस्टम बनना चाहिए। मान लो भारत सरकार या ICAI देखा कि एक सिस्टम ऐसा बनना चाहिए, यहाँ पे बहुत गड़बड़ हो रहा है, तो एक सिस्टम बनना चाहिए, पहले पहचाना, फिर उसका क्या करेगा, एक एक्सपोजर ड्राफ्ट करेगा, बनाएगा उसका सिस्टम। बनाने के बाद पब्लिक कमेंट देखेगा, जनता के बीच में लेकर आएगा, देखेगा पब्लिक कैसा कमेंट कर रहा है। अगर पब्लिक पॉजिटिव कमेंट कर रहा है तो फिर बना देगा। लेकिन पब्लिक का पॉजिटिव अगर नहीं, नेगेटिव कमेंट है तो फिर रिव्यू करेगा, रिवीजन करेगा, चेक करो उसमें फिर कहीं गड़बड़ी है। और जब सब ठीक होगा तो फाइनल अप्रूवल लेके और उसको इम्प्लीमेंट कर देगा और देश में एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है INDAS और IFRS पर चर्चा कीजिए, ठीक है, और दोनों में अंतर बताइए। तो देखिए INDAS क्या होता है, INDAS का मतलब होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। INDAS का मतलब क्या होता है, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो ध्यान रखना, वैश्वीकरण के कारण दुनिया ग्लोबलाइज हो गई, दुनिया पूरा इंटरनेशनल हो गई है, तो वैश्वीकरण के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक समान लेखांकन प्रणाली यानी पूरी दुनिया में एक सिस्टम हो उसकी जरूरत पड़ गई। उसके कारण बना IFRS और INDAS और IFRS बना है दुनिया में एक जैसा अकाउंटिंग के लिए। तो सबसे पहले IFRS की बात कर लेते हैं। बोलता है कि IFRS अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक, जिन्हें इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड IASB हम लोग बोलते हैं, द्वारा जारी किया गया है, ठीक है। फीचर IFRS का क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानक है, दुनिया का हर देश उसको मानता है। सैद्धांतिक आधारित दृष्टिकोण है, पारदर्शिता और तुलनीयता सुनिश्चित करता है और दुनिया भर के अनेक देशों द्वारा इसको यूज किया जाता है। INDAS क्या है, तो भारतीय लेखा मानक। बोलता है INDAS भारत में अपनाए गए लेखा मानक है जो IFRS पर आधारित है। भारत में अप्लाई किया गया एक ऐसा लेखक मानक है जो कि इस पर आधारित है, IFRS पर, और जिनमें भारतीय परिस्थितियों के अनुरूप कुछ संशोधन किए गए हैं। इन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। INDAS का विशेषता क्या है, तो बोलता है IFRS पर आधारित है, पूरा का पूरा IFRS पर है, भारतीय कानून और आर्थिक वातावरण के लिए उपयुक्त होता है, भारत में कुछ कंपनियों के लिए अनिवार्य कर दिया गया और वैश्विक तुलनात्मक में सुधार करता है। ये पूरा का पूरा INDAS का फीचर्स है। अब अगला हम लोग यूनिट देखेंगे, यूनिट 2। ये यूनिट 1 का लेक्चर आपके पास चला गया, खूब धूम मचा के देखिए और वीडियो में ज़बरदस्त कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम लोग चलते हैं, सेकेंड लेक्चर जल्द ही आपके पास आएगा कमिंग सून में, इसको तब तक देखिए और धुआं धुआं कर दीजिए।